हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूजफुल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका मैं स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरा नाम मनीष है। आज हम मनुष्य का पाचक तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक में मैं बता दूं, सबसे पहले आपको पाचन के बारे में बताऊंगा, फिर पाचन तंत्र के भाग के बारे में बताऊंगा, उससे संबंधित जितने भी अंग आते हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। चलिए हम सबसे पहले पाचन के बारे में देखते हैं। पाचन वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों को भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया को पाचन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाचन है, पाचन एक प्रकार की अपचयी क्रिया है। कैसी क्रिया है? अपचयी क्रिया। अपचयी क्रिया का मतलब ये होता है कि जटिल अणुओं से सरल अणुओं में टूटना पाचन कहलाता है। इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन ये बना कि पाचन किस प्रकार की क्रिया है, तो पाचन एक अपचयी क्रिया है। कैसी है? अपचयी। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम देखेंगे पाचन तंत्र के भाग। अब पाचन तंत्र को हम दो भागों में विभक्त करते हैं बेटा। पहला होती है आहार नाल, जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा होता है पाचन ग्रंथियाँ, जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब अगर हम आहार नाल की बात करें तो आहार नाल को हम मुख्यतः 5 भागों में विभक्त कर देते हैं। पहला है मुख गुहा, माउथ कैविटी। दूसरा है ग्रसनी, फाइनेक्स। तीसरा है ग्रास नली, ओसोफेगस। चौथा है आमाशय, स्टमक। और पांचवा है आंत, इंटेस्टाइन। बच्चों, हम आंत को 2 भागों में विभक्त करते हैं। पहला होता है छोटी आंत और दूसरा होता है बड़ी आंत। अगर हम पाचक ग्रंथियों की बात करें तो पाचक ग्रंथियों को हम इस प्रकार विभक्त करते हैं: यकृत, अंगनाशय, लार ग्रंथियाँ, गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ और आंतीय ग्रंथियाँ होती हैं। अब आपको यहाँ एक की पॉइंट मिलेगा। इसकी पॉइंट का मतलब ये है कि आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है और आहार नाल मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक होती है। अब हम आहार नाल के पहले भाग अर्थात मुख गुहा के बारे में कुछ सामान्य जानकारी आपको बताएंगे। चलिए देखिए, माउथ कैविटी। मुख गुहा आहार नाल का अगला भाग होता है, जिसमें जीभ, दांत और तालू आते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको। अब हम दांत के बारे में देखेंगे। बच्चों, मनुष्यों का दांत विषमदंती होता है। कैसा होता है? विषमदंती। दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कृंतक, इंसिजर। दूसरा रदनक, कैनाइन। तीसरा अग्रचौर्णक, प्रीमोलर। चौथा चौर्णक, मोलर। बच्चों, कृंतक का काम होता है काटना, रदनक का काम होता है फाड़ना और अग्रचौर्णक का काम होता है पीसना और चौर्णक का काम होता है पीसना और चबाना। बच्चों, जो दांत होता है, दांत का अधिकांश भाग डेंटाइन का बना होता है। और मैं यहाँ आपको जानकारी के अनुसार बता दूं कि दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहा जाता है और दांत के अस्पताल को डेंटल हॉस्पिटल कहा जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट है, मानव शरीर का कठोर भाग एनामेल होता है, जो दांत की ऊपरी परत होती है। बच्चों, जो दांत में हमारी ऊपरी परत जो चमकदार दिखाई देती है वो एनामिल होता है। क्या होता है? एनामिल। अगर यहीं पे हम स्थायी दंत्र सूत्र देखें तो आई का मतलब इंसीजर, सी का मतलब कैनाइन, पीएम का मतलब प्रीमोलर, एम का मतलब मोलर। मतलब कि आई 2/2, सी 1/1, पीएम 2/2, एम 3/3। अगर इन चारों को हम 2 से ऊपर नीचे गुणा करा दें तो टोटल ऊपर नीचे 16 दांत प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से वयस्कों में टोटल 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32। और दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20। दूध के दांत कितने होते हैं? 20। बच्चों, दांत के बाद अब हम जीभ के बारे में देखेंगे। जीभ पेशी मसाल व लचीली संरचना होती है। बच्चों, आपके सामने जीभ का एक छोटा सा फिगर है, उसको समझ लीजिए। जीभ का जो आगे वाला भाग होता है ये मीठे का स्वाद कराता है। साइड वाले भाग जो होते हैं ये खट्टे और तीखे का स्वाद कराते हैं और जो पीछे वाला भाग होता है ये कड़वे का स्वाद कराते हैं।
बच्चों, जीभ में लगभग 10,000 स्वाद कणिकाएं होती हैं। जीभ में जो लार होता है उस लार में 99% जल होता है और 1% एंजाइम होता है। बच्चों, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा सबलिंगुअल ग्रंथि, चौथा सबमैंडिबुलर ग्रंथि। बच्चों, हम ये जानते हैं कि जो लार हमारी जीभ से निकलता है वो पैरोटिड ग्रंथि से निकलता है। किससे निकलता है? पैरोटिड ग्रंथि से। और जो लार होती है वो हमारे मुख में जो स्टार्च होता है, स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। कौन? टाइलिन नामक एंजाइम। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मुख से ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टार्च किस में बदल गया बेटा? माल्टोज में। किसकी वजह से? टाइलिन नामक एंजाइम की वजह से। अगला पॉइंट देखो, लार में उपस्थित लाइसोजाइम व थायोसाइनाइट आयन भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीवों व जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। मतलब कि जो कुछ जीवाणु भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में इंटर करते हैं उनका खात्मा हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। अगला हमारा है बच्चों तालु। तालु मुख गुहा की छत को तालु कहते हैं। यह मेहराब की भांति होता है। तालु मैक्सिला व पैलेटाइन अस्थियों का बना होता है। अब अगला पॉइंट हमारा है मुख गुहा के बाद ग्रसनी, फार्नेक्स। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। यह 3 भागों में बटी होती है। पहला नासा ग्रसनी, दूसरा मुख ग्रसनी, तीसरा कांठ ग्रसनी। बच्चों, मैं आपको यहीं पे बताना चाहूँगा कि जो कांठ ग्रसनी है ये 2 भागों में बट जाती है। पहली होती है भोजन नली और दूसरा श्वास नली। क्या होती है? श्वास नली। देखते हैं कि जब ग्रसनी होती है तो ग्रसनी में ऐसे 2 चीज़ें होती हैं। अब एक भोजन नली हो गई, एक श्वास नली हो गई। जब हम भोजन करते हैं तो इस श्वास नली पे एक ढक्कन होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लाटिस। क्या बोलते हैं बच्चों? एपिग्लाटिस। जब भोजन जाता है तो ये एपिग्लाटिस बंद हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि भोजन करते वक्त जल्दी में या किसी कारणवश भोजन हमारा भोजन नली के बजाय श्वास नली में आ जाता है, तब भोजन हमारा नाक से निकल आता है या फिर हुचकी आने लगती है। ये कंडीशन तब होती है। बच्चों, ग्रसनी की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे देखिए गोल्डन किया है कि ग्रसनी में भोजन का पाचन नहीं होता। बच्चों, ग्रसनी के बाद हम देखेंगे ग्रास नली, ओसोफेगस। यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ग्रास नली में म्यूकस तथा श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रास नली की दीवार क्रमाकुंचन गति द्वारा भोजन आसानी से आमाशय में पहुंच जाता है। बच्चों, यहीं पे जो म्यूकस और श्लेष्मा है, इसी में से श्लेष्मा स्रावित होता है जो भोजन को लसलसा बनाता है। ग्रास नली में भी भोजन का पाचन नहीं होता है, अर्थात यहाँ भी भोजन पाचन क्रिया नहीं होती है। आमाशय के बाद अब ग्रास नली के बाद भोजन हमारा आमाशय में आ जाता है। अब देखते हैं हम आमाशय, स्टमक। बच्चों, यह डायाफ्राम अर्थात जो हमारा चेस्ट होता है, चेस्ट के नीचे वाले भाग को डायाफ्राम बोलते हैं। डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा में बाईं ओर हमारा आमाशय होता है। आपकी जानकारी के अनुसार मैं बता दूं कि पेट और आमाशय में अंतर है। पेट हमारा पूरा भाग है, आमाशय पेट के अंदर वाला भाग है जो हमारे डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा में बाईं ओर पाया जाता है। इस आमाशय को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडिक, तीसरा होता है पाइलोरिक। आपके सामने एक चित्र है बेटा, ये ग्रास नली आई हुई है, ये हमारा आमाशय का चित्र है। ये पहला वाला भाग कार्डियक है, बीच वाला भाग फंडिक है और ये नीचे वाला भाग पाइलोरिक है। इसका मतलब अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ग्रास नली से कोई भोजन आया आमाशय में, तो यहाँ पे एक ढक्कन होता है ताकि आमाशय से ऊपर भोजन न चला जाए।
इस प्रकार और आप देखेंगे कि अमाशय में कुछ कांटेदार संरचना होती है, इसको बोलते हैं रूगी। क्या बोलते हैं बच्चों? रूगी। आपको एहसास होगा कि जब आपको भूख लगती है तो आपके पेट में कांटे कांटे जैसे चुभने लगता है, कहते हैं चूहा लौटने लगता है। तो एक्चुअल में होता क्या है बच्चों कि जो हमारे अमाशय में कांटेदार संरचना होती है अर्थात रूगी होती है, ये भूख के कारण चुभने लगती है, इसलिए कहते हैं पेट में चूहा लौटने लगा। अब बात समझ में आई? वो किसके कारण होता है? रूगी के कारण होता है। अब देखिए की पॉइंट क्या है हमारा कि अमाशय प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है। अमाशय की भीतरी दीवार पर उपस्थित जठर ग्रंथियां जठर रस का स्रावण करती हैं, जो अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 1.8 होता है। अब देखिए अमाशय में इसमें स्रावित HCl भोजन के जीवाणुओं को क्या करता है? मारता है। और कुछ हम देखेंगे पाचक एंजाइम जैसे पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है बच्चों? प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन क्या करता है? दूध का पाचन करता है। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। अब अगला पॉइंट क्या है? अमाशय में भोजन का पाचन होता है। देखिए मुख गुहा से प्रारंभ हुआ, ग्रसनी में पाचन नहीं हुआ, ना ही ग्रास नली में पाचन हुआ, फिर कहाँ जाके कहाँ पाचन हुआ बेटा? अमाशय में। कहाँ हुआ? अमाशय में। अर्थात अब हमारा भोजन लगभग आधा से ज़्यादा पच चुका है। अब अमाशय के बाद हम आंत के बारे में देखेंगे। देखिए आंत में छोटी आंत को पहले हम देख लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन यह लगभग 7 मीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। छोटी आंत को हम 3 भागों में बांट देते हैं, ग्रहणी, मध्यांत्र, शेषांत्र। बच्चों इसको आप ट्रिक से याद करिएगा। DJI क्या याद करेंगे? DJI मतलब ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम 3 बार दोहराइएगा, याद हो जाएगा। ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। DJI। जो हमारी ग्रहणी होती है ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसका आकार कैसा होता है? यू आकार का। इस ग्रहणी में पित्त रस एवं पैंक्रियाटिक रस लाती है ग्रहणी से। जो हमारा मध्यांत अर्थात जेजेनम होता है ये 2.5 मीटर लंबी होती है, इसका मतलब 8 फीट लंबी होती है। इलियम 3.5 मीटर अर्थात 12 फीट लंबी होती है। अब देखेंगे छोटी आंत में रसांकुर पाए जाती है, ये पूछता है पेपर में। रसांकुर अर्थात विलाई कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत में पाए जाते हैं। आंत में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। छोटी आंत में पाचन क्रिया पूरी पूर्ण हो जाती है और छोटी आंत से ही सेक्रेटिन हार्मोन्स का क्या होता है? स्रावण होता है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है, इरेप्सिन प्रोटीन को अमीनो अम्लों में तोड़ देता है। अर्थात जो हमारा इरेप्सिन होता है ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। अब देखेंगे बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। बेटा ये 1.5 से 1.8 मीटर लंबी होती है। पचे हुए भोजन तथा जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछता है कि पचे हुए भोजन तथा जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में होता है। कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत को हम 3 भागों में बांट देते हैं, उंडुक, बृहदांत्र, मलाशय। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? CCR सीकम कॉलन रेक्टम, CCR। जिस प्रकार से आपने याद किया था ना छोटी आंत का DJI, उसी प्रकार CCR, DJI CCR 2-3 बार दोहराओगे याद हो जाएगा आंत के भाग। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ पॉइंट है हमारा। मनुष्य लगभग 2 से 3 लीटर आंत्र रस प्रतिदिन निकालता है। यह हल्का पीले रंग का व क्षारीय होता है। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट की है। भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। और अगला पॉइंट है मल विसर्जन उत्सर्जन क्रिया नहीं है। बेटा ये नीट का प्रश्न है, मल विसर्जन उत्सर्जन क्रिया नहीं है। इस प्रकार से हमने देखा पूरा मनुष्य का पाचक तंत्र। पहले बारी बारी से हमने चीज़ों को आसानी से समझा। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये टॉपिक में अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में अर्थात यूजफुल लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।